बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 का करेंगे लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बात करेंगे। पिछला जो हमारा लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये ऐसा स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं या कितने चांसेस हो सकते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल के किसी भी रेंज के अंदर। यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी मखसूस किस्म के काम के या इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं या कितने उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, या हर इवेंट के होने के लाइकलीहुड यानी कि चांसेस उनकी कितनी होती हैं। प्रोबेबिलिटी और बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जब आप लोगों के जो वेरिएबल है, हम लोग उसको किसी ऐसे स्केल पे मेजर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दो ही कैटेगरीज इस्तेमाल हो सकती हैं, तो वहां पे जो आप लोगों का डेटा आता है उसको हम लोग बाइनॉमियल डेटा कहते हैं। यानी कि या मेल होना या फीमेल होना, या एम्प्लॉयड होना या अनएम्प्लॉयड होना। ठीक है। यहाँ पे जो बाइनॉमियल का मतलब क्या होता है? टू नेम्स। यहाँ पे आप लोग जो मेजरमेंट स्केल इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग जस्ट दो ही कैटेगरीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो भी वैल्यूज आती हैं वो दोनों में से एक ही कैटेगरी के अंदर आ रही होती हैं। बाइनॉमियल डेटा जितना भी होता है उसमें नेचुरली जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो किसी सिर्फ दो कैटेगरीज के अंदर ही आ सकते हैं। लोगों को आप लोग या मेल या फीमेल क्लासीफाई कर सकते हैं। आप लोग कॉइन का टॉस करेंगे तो आपके पास या हेड आएगा या आप लोगों के पास टेल आएगा। जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपने डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए स्कोर्स को कोलैप्स करके दो कैटेगरीज में इस तरह से लिख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट पर्सनालिटी टेस्ट में लोगों को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि किसी का एग्रेशन हाई है या किसी का एग्रेशन लो है, यानी कि वो भी दो ही कैटेगरीज बना लेते हैं। तो ये आप लोगों के बाइनॉमियल स्केल्स होते हैं। रिसर्चर को पता होता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन दो कैटेगरीज। देखें ना, सिर्फ जहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं वहां पे हमें पता है कि वहां पे 50-50 होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अब कोई भी इंसान है, 50% चांसेस हैं कि वो मेल होगा, 50% चांसेस है कि वो फीमेल होगा, 50% चांसेस हैं कि टेल आएगा, 50% चांसेस है कि हेड आएगा। तो जब हमें ये पता है कि भाई चांसेस कितने हैं, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि जब हम लोग बहुत सारे ट्रायल्स करें तो बहुत सारे ट्रायल में किसी कैटेगरी के बार बार रिपीट होने के चांसेस कितने हैं। यानी कि अगर हम लोग 20 दफा टॉस करें तो 15 दफा हेड आने के प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस यहाँ पे हम लोग बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहले आप लोगों ने दो चीजें समझनी होती हैं। दो जो कैटेगरीज आप लेते हैं उनको आप लोग ए और बी से आइडेंटिफाई करते हैं। जो प्रोबेबिलिटीज या जो प्रोपोर्शंस होती हैं हर कैटेगरी के साथ, आप लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो ए की जब आप लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो आप लोग उसके लिए आप लोग पी ए इस्तेमाल करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी की प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोग क्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यानी कि आप ए की प्रोबेबिलिटी भी पी है और दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी पी है, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है ना। वैसे पी ए पी बी लिखेंगे तब तो बात ठीक है, लेकिन जब सिंगल पी तो नहीं ना आप लोग दोनों के लिख सकते, इसलिए आप लोग एक के लिए पी का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे के लिए आप लोग क्यू का इस्तेमाल करते हैं। पी हो या क्यू हो, प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा 1 होती है, क्योंकि ए और बी सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे। ठीक है। अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल या जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं सैंपल में, उसको आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉल एन के साथ। ठीक है। यानी आप लोग बार बार अगर ट्रायल करते हैं या बार बार आप लोग रिपीट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं उनको आप लोग आइडेंटिफाई किसके साथ करेंगे? स्मॉल एन के साथ करेंगे। और उसके बाद जो वेरिएबल होगा आपका, उसको आप लोग क्या कहेंगे कि आप लोगों के सैंपल के अंदर कोई कैटेगरी कितनी दफा रिपीट हुई है, वो होगी आपकी एक्स वैल्यू। ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, यानी कि वो बिल्कुल आपने 10 दफा ट्रायल किया, 10 दफा ही हेड नहीं आया, तो वहां पे हेड की जो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 0 होगी। या और ये हो सकती है n तक। n का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रायल्स हो सकते हैं, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, तो n तक की वैल्यू आ सकती है। यानी कि आपने 10 दफा टॉस की तो हो सकती है 10 दफा ही हेड आ जाए,
तो वहां पे हेड की जो एक्स वैल्यू कितनी होगी, n, यानी कि 10 होगी। आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही 10 है, तो वहां पे आप लोगों की हेड की कितनी होंगी, रिपीटिशंस कितनी है, 10 होगी। यानी कि 0 से लेके जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उतने तक की वैल्यू आ सकती है एक्स की, ठीक है। उसके बाद बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को प्रोबेबिलिटी दिखाती है जो कि हर वैल्यू के साथ जुड़ी हुई थी, और ये आप लोगों की x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू n तक की आ सकती है, ये हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल शेप की तरह भी हो सकती है बिल्कुल, अगर आप लोगों का सैंपल साइज बड़ा हो, ठीक है। सक्सेस और जो फेलियर के जो प्रोबेबिलिटी होती है हर ट्रायल में वो कितनी होती है, इक्वल टू 1, यानी कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होती है। सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि भाई सक्सेस और फेलियर दोनों 1 क्यों आ रहे हैं, यानी कि प्लस करने से 1 क्यों आ रहे हैं। देखें, हेड आएगा तो 1 होगा ना, प्लस टेल तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे टेल की वैल्यू क्या होगी, 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस तरह से फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की नॉर्मल शेप भी होने का क्या मतलब, नॉर्मल शेप का मतलब होने का ये मतलब है कि अगर बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मल शेप है तो आप लोग जी स्कोर और यूनिट नॉर्मल टेबल का इस्तेमाल करके भी आप लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। आगे हम लोग बात करते हैं नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप लोगों के पास बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो कैसे करेंगे। ज़्यादा अगर हम लोग स्पेसिफिक अंदाज में बात करें तो बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, जहां पे Pn और Qn दोनों आपस में इक्वल हों या ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों की MCQ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो मीन है म्यू वो है Pn, और अगर आप लोगों की स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है आपके पास √NPQ, तो इन दो चीजों को आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो जी स्कोर फाइंड आउट करने का फार्मूला तो उसमें हम लोग पुट करेंगे। वैसे हमारे पास जी स्कोर का क्या फार्मूला होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे म्यू की जगह पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, म्यू की वैल्यू कितनी है, Pn, यानी कि x माइनस Pn डिवाइडेड बाय √NPQ। ये आप लोग तब फार्मूला यूज करते हैं जब आपकी बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी ही हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जस्ट कहते हैं कि नॉर्मल जो हमारी बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो बायनॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आप लोगों की कॉन्टिन्यूअस होती है। बायनॉर्मल वैल्यूज हमेशा डिस्क्रीट क्यों होती हैं, क्योंकि वो कभी भी डेसिमल की फॉर्म में नहीं आ सकती, ठीक है। कितनी दफा हेड आया, या तो 2 दफा आएगा, 4 दफा आएगा, 6 दफा आएगा, ऐसा तो नहीं ना आप लोग कह सकते कि 5.5 टाइम हेड आया, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, उसमें नंबर्स की डेसिमल्स की फॉर्म में भी वैल्यूज आ सकती हैं। एक ट्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और जो नॉर्मल कर्व में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, अगर हम लोग दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को लें ना, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल आपकी आ रही है इस तरह से, हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं ये वाले, ठीक है, इस तरह से। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हम लोग कैसे लेते हैं, इस तरह से वो कर्व होती है, ठीक है। अब ये जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं ना कि जहाँ पे ये कर्व टच नहीं कर रही इन ये सारे बार्स को, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है हमारी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो एरिया होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, जितना भी एरिया आ रहा है जो कि बार्स ने कवर किया हुआ है, ये नियरली इक्विवेलेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं मजीद, यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं, मजीद इन्होंने कुछ भी नहीं कहा हुआ। अच्छा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो एरिया है ना इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इसी एरिया को इस्तेमाल करते हुए ही प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट किया जाता है। अगर तो P की वैल्यू स्मॉलर देन या लेस देन 0.5 आ जाती है तो आप लोगों की बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यू टुवर्ड राइट होगी। ये बात आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है, ये आप लोगों का MCQs है।
बाकी इन्होंने वही चीज़ रिपीट की कि बाइनॉर्मल वैल्यूज डिस्क्रीट होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस होती है। और बाकी ये कह रहे हैं कि हर जो एक्स वैल्यू होती है बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो हिस्टोग्राम में हिस्टोग्राम का बार होती है, यानी कि एक वैल्यू अगर 4 है तो 4 का ये वाला बार होगा ये। इसी तरह से बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी की वैल्यू 8 आ गई है तो आप लोग ये वाली बार ड्रॉ करेंगे, ये 8 वाली। और इसमें जो बार फॉर एग्जांपल 6 की आ गई है बार तो 6 की बार ये वाली है। तो आप लोग इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर आपके पास वैल्यू 6 आई है तो ये जो बार की लिमिट होगी आप लोग 5.5 से स्टार्ट करेंगे और 6.5 तक लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोगों के पास वैल्यू 4 है तो आप लोग बार ड्रॉ कहाँ से करेंगे, 3.5 से लेके 4.5 तक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू 3.5 ही बन रही है ना, और यहाँ पे 4.5 बन रही है। तो इस तरह से आप लोग ये बार जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। इस तरह से इनकी जो लिमिट्स होती है ना वो इस तरह से होती है। मजीद आगे चलते हैं, यहाँ पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही इस्तेमाल करके हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरीज होती हैं। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए 2 तरह के हाइपोथेसिस बना लिए जाते हैं और फिर टेस्ट किया जाता है कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टेस्ट होता है या जो वन टेल्ड टेस्ट होता है, अब आप लोग कहेंगे वन टेल्ड टेस्ट क्या है, आगे चलते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जो इसमें आप लोग क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बना लेते हैं 2 तरह के, एक होता है H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है हमारे पास H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H0 वो होता है जिसमें आप लोग ये बताते हैं कि 2 चीज़ों के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, और H1 में आप कहते हैं कि हाँ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि पॉपुलेशन के मीन में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसकी बुनियाद पे आप लोग कोई से भी 2 हाइपोथेसिस वगैरह बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं कि आप स्पेसिफिक एक डायरेक्शन आप लोग एक्सपेक्ट करें। जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टेस्ट होता है ना वो होता है कि जिसमें आप लोग ये देखना चाह रहे होते हैं कि किसी एक चीज का दूसरी चीज पे आप लोग अफेक्ट देखना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट अफेक्ट की। पॉसिबल होता है रिसर्चर के लिए कि वो एक डायरेक्शनल टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। उसमें क्या करता है, सबसे पहले एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बना देता है, एक बनाता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में वो ये कहता है कि कोई भी ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं पाया जाता, और दूसरा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसमें वो कहता है कि इफेक्ट पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि हमारा इफेक्ट ये है कि ब्लूबेरी की अगर सप्लीमेंट दिया जाए किसी को तो उसके टेस्ट में स्कोर्स बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। अब इसकी बुनियाद पे आप लोग 2 हाइपोथेसिस बनाते हैं। H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस आप लोग ये कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, यानी कि जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो इंक्रीज नहीं होंगे, और H1 में आप लोग कहते हैं कि टेस्ट स्कोर इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब ये जो एक हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ना जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि कौन सी चीज अफेक्ट होगी कौन सी नहीं, इसको आप लोग सिंबल्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से इसकी शुरुआत करेंगे। जो हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है उसका एवरेज टेस्ट स्कोर आता है 80, ठीक है। जो मीन है ना एवरेज टेस्ट स्कोर वो कितना आता है, उनका 80 आता है। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि भाई ब्लूबेरी सप्लीमेंट देने से उनके स्कोर्स 80 से ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। H1 में आप लोग यही कह रहे हैं ना कि टेस्ट H1 आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई ब्लूबेरी के सप्लीमेंट देने से स्कोर बढ़ जाते हैं, यानी कि H1 में आप ये कहेंगे जो टेस्ट स्कोर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं ब्लूबेरी सप्लीमेंट से। तो H1 आप लोग किस तरह से लिखेंगे, H1 इज इक्वल टू म्यू यानी कि मीन ग्रेटर देन 80, यानी कि H1 में आप कह रहे हैं कि सप्लीमेंट देने से 80 से ज्यादा स्कोर आएंगे। नल हाइपोथेसिस में आप लोग क्या कहेंगे कि 80 से ज्यादा स्कोर नहीं आएंगे, यानी कि आप लोग कहेंगे नल हाइपोथेसिस में H0 इज इक्वल टू म्यू इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 80, यानी कि म्यू से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, मीन से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, या तो 80 ही आएगी या 80 से कम आएगी। ये आप लोगों का नल हाइपोथेसिस है, ठीक है।
ये इस तरह से आप लोग एक टेस्ट बना लेते हैं और दो तरह से आप लोग अपनी जो है ना वो बात को हाइपोथेसिस को आप लोग दो तरह के हाइपोथेसिस बना लेते हैं, फिर आप लोग उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टेस्ट, या आप लोग यूं कह सकते हैं कि हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करके यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। हाइपोथेसिस को अगर आप लोगों ने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से टेस्ट करना है तो हमें वहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी होती है, और उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम लोग बोलते हैं ये अल्फा साइन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, जो होने के चांसेस हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस से यानी कि सिग्निफिकेंस से ज्यादा है। फिर आप लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस चीज के होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे तो आप लोग अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज स्मॉलर देन सिग्निफिकेंस है, चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। वहां पे आप अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोग बैठ के इंतजार नहीं करेंगे कि भाई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। अब लोग इंपॉर्टेंस जब ज्यादा है तो आप लोगों को अपना हाइपोथेसिस एक्सेप्ट वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो किन दो बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको आप लोग एक दो दफ़ा पढ़ लीजिएगा। मेरा गला बिल्कुल दुख रहा है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो का शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।